नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी बंगाल में छिड़े भयंकर बवाल की, तमिलनाडु में मचे घमासान की, देखेंगे असम और बंगाल में क्या है शपथ ग्रहण की तैयारियां, वोट चोरी के खिलाफ क्या है विपक्ष की रणनीति। सुप्रीम कोर्ट से तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। जानेंगे सीईसी और ईसी की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट में छिड़ी बहस को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे अखिलेश यादव ने किन मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। केरल में भाजपा की बढ़त पर सीपीआई ने जताई चिंता। राज्य सचिव बिनॉय विश्वम बोले, इसे सभी धर्मनिरपेक्ष दलों को गंभीरता से लेना चाहिए, ये राजनीति के लिए खतरनाक। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर की जाएगी 37। कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी, संसद के अगले सत्र में पेश होगा बिल। वंदे मातरम गीत को राष्ट्रगान जैसा दर्जा, कैबिनेट से मिली मंजूरी। अपमान करने या गायन में बाधा डालने पर सजा और जुर्माना का प्रावधान। जनगण मन से पहले गाया जाएगा राष्ट्रगीत। बालेन सरकार को बड़ा झटका, नेपाल के पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा के खिलाफ नहीं जारी होगा रेड कॉर्नर नोटिस। इंटरपोल ने कहा उन पर लगे आरोप अभी साबित नहीं हुए। और हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 940 अंकों के उछाल के साथ 77,958 पर बंद हुआ सेंसेक्स, जबकि 298 अंकों की तेजी के साथ 24,330 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजे आने के बाद से बवाल मचा हुआ है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हिंसक हो गए हैं। टीएमसी नेताओं और उनके दफ्तरों पर हमले कर रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की सक्रियता चुनाव के समय जरूर दिखी, लेकिन अब जब टीएमसी के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है तब वो भी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। ये आदेश जरूर दिए गए कि हिंसा करने वालों पर एक्शन लिया जाए, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा। अब बीजेपी नेताओं ने कानून भी अपने हाथों में ले लिया है। देखिए ये रिपोर्ट। बंगाल में बीजेपी की जीत का जश्न हिंसा में बदल चुका है। वैसे चुनाव नतीजे पूरे आए भी नहीं थे कि उसका ट्रेलर तभी से दिखने लगा था। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी कार्यालयों पर हमले शुरू कर दिए थे, उन पर कब्जा शुरू कर दिया था। बुलडोजर के साथ जुलूस निकाले जा रहे थे। बीजेपी के दिग्गज नेता दिलीप घोष खुद बुलडोजर पर सवार दिखाई दे रहे थे और बाद में ये बुलडोजर टीएमसी कार्यालय पर चलने लगे। कानून को बीजेपी नेताओं ने अपने हाथों में ले लिया। अब तक पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों से ही खबरें आ रही थी कि टीएमसी के दफ्तर फूंके जा रहे हैं, लेकिन बीती रात कोलकाता में धर्मतला इलाके के हॉग मार्केट में बने टीएमसी ऑफिस को बुलडोजर से गिरा दिया गया। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान उसके ऊपर बीजेपी और भगवा रंग का झंडा लिए लोग बैठे हुए थे। इसका वीडियो भी सामने आया है। घटना के बाद ऐतिहासिक हॉग मार्केट के आसपास के व्यापारियों में भगदड़ मच गई। डर के मारे स्थानीय दुकानदारों ने शटर गिरा दिए और वहां से सुरक्षित स्थानों की तरफ भागते दिखे। इस घटना को लेकर टीएमसी भड़क उठी है और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने बयान जारी कर इसे गुंडागर्दी बताया है। टीएमसी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि बीजेपी का परिवर्तन आ गया है और ये एक बुलडोजर के साथ आया है। खुली गुंडागर्दी और अराजकता दिखाते हुए बीजेपी समर्थकों की भीड़ ने न्यू मार्केट इलाके के पास जाकर उत्पात मचाया। उन्होंने दुकानों को तोड़ दिया और तृणमूल कांग्रेस के पार्टी दफ्तर में तोड़फोड़ की। ये उसी पार्टी ने किया है जिसने भरोसे की बात की थी, लेकिन अब आतंक मिल रहा है। टीएमसी ने यह भी कहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपने कार्यकर्ताओं को सड़कों पर मनमानी करने का खुला लाइसेंस दे दिया है और केंद्रीय बलों को सिर्फ एक ही निर्देश दिया है कि पीछे हट जाओ और ये सब होने दो। आज दुकानें निशाने पर हैं, कल नेता होंगे, उसके बाद बंगाल की महान हस्तियों की मूर्तियां होंगी और आखिर में गरीबों और कमजोर लोगों के घर होंगे। लेकिन बंगाल में जहां भी बीजेपी का बुलडोजर चलेगा उसे एक दीवार का सामना करना पड़ेगा, विरोध और चुनौती की एक दीवार। हम स्टेट स्पॉन्सर्ड इस आतंक का डटकर मुकाबला करेंगे। तो टीएमसी की तरफ से जिस डर का इशारा किया गया है वो होता भी दिखाई दे रहा है। मुर्शिदाबाद के जियागंज में दशकों पुरानी लेनिन की प्रतिमा को तोड़ दिया गया है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ता इसके लिए जिम्मेदार हैं और प्रतिमा को शिवाजी की प्रतिमा से बदलने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए पोस्ट किया कि कोलकाता का ऐतिहासिक न्यू मार्केट, बंगाली लोग परिवर्तन का आनंद ले रहे हैं। इस बीच बंगाल में जगह जगह से हिंसा की खबरें आ रही हैं। टीएमसी ने दावा किया है कि उसके 400 कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई है। हिंसा में अब तक 4 लोगों की जान चली गई है। उत्तर 24 परगना के नैजाट से भी बड़े पैमाने पर हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं।
जहां नेजाट थाने के एक पुलिस अधिकारी और एक कांस्टेबल को गोली लगने की खबरें सामने आई हैं। 5 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल बंगाल में हिंसा थमती नहीं दिख रही है। वैसे सवाल बीजेपी की जीत पर भी बने हुए हैं। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने दावा किया है कि 100 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग सेंटर पर ईवीएम बदल दी गई थी। नतीजों के बाद बंगाल में भयंकर बवाल देखा जा रहा है, तो तमिलनाडु में भी घमासान छिड़ा हुआ है। राज्य में सरकार गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी टीवीके को कांग्रेस समर्थन देने के लिए तैयार हो गई है। हालांकि समर्थन देने के साथ ही पार्टी ने एक बड़ी शर्त भी रखी। वहीं एआईएडीएमके ने भी बड़ा फैसला लिया है, जिससे एनडीए में दो फाड़ की अटकलें तेज हो गई हैं। तो क्या कुछ चल रहा है तमिलनाडु में, देखिए इस रिपोर्ट में। तमिलनाडु की 234 सीटों में से 108 पर टीवीके जीत दर्ज करने के बाद सरकार गठन की प्रक्रिया में जुट गई है। इसी कड़ी में पार्टी प्रमुख विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। हालांकि विजय की तरफ से अभी तक ये नहीं बताया गया कि वो बहुमत का आंकड़ा कैसे पार करेंगे, क्योंकि टीवीके को बहुमत के लिए अभी भी 10 विधायकों की जरूरत है। वैसे इसके लिए पार्टी की तरफ से कांग्रेस से समर्थन की मांग भी की गई है। वहीं अब कांग्रेस ने भी समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, लेकिन पार्टी ने सशर्त समर्थन देने की बात कही है। कांग्रेस कमेटी के तमिलनाडु प्रभारी गिरीश चोडंकर की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि हमारा समर्थन इस शर्त पर होगा कि टीवीके इस गठबंधन से उन सांप्रदायिक ताकतों को दूर रखे जो भारत के संविधान में विश्वास नहीं करती। एक तरफ कांग्रेस ने सशर्त समर्थन देने का ऐलान किया, तो वहीं दूसरी तरफ एआईएडीएमके ने भी टीवीके को बाहर से समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। और इस बीच खबर ये भी है कि समर्थन जुटाने के लिए टीवीके एआईएडीएमके के पास पहुंची है। जानकारी के मुताबिक टीवीके महासचिव एन आनंद ने एआईएडीएमके के महासचिव पलानीस्वामी से मुलाकात की, जिसके बाद राज्य में नए सियासी गठबंधन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। माना जा रहा है कि अगर एआईएडीएमके भी खुलकर टीवीके के साथ आ जाती है तो ये एनडीए के लिए एक बड़ा झटका होगा। इस सियासी सुगबुगाहट को एनडीए में टूट के तौर पर भी देखा जा रहा है। तमिलनाडु में एनडीए में दरार पड़ती दिखाई दे रही है। इस बीच सरकार गठन की तैयारियां भी जोरों पर है, तो पश्चिम बंगाल और असम में भी नई सरकार के गठन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दोनों राज्यों में शपथ ग्रहण की तारीख भी सामने आ गई है। तो कब होगा पश्चिम बंगाल और असम में शपथ ग्रहण समारोह और क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने के बाद अब सभी राज्यों में सरकार बनाने की कवायद तेजी से चल रही है। बीजेपी ने बंगाल और असम में बम्पर जीत हासिल की है, इसलिए दोनों ही राज्यों में सरकार के गठन, मुख्यमंत्रियों के चयन और उनके शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां जारी हैं। बंगाल में बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री बनाने की जिम्मेदारी पार्टी ने गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी है। खबरें हैं कि नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होगा, क्योंकि 9 मई को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती है। तो वहीं असम में भी शपथ ग्रहण को लेकर चर्चा तेज हो गई है। खबरें हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा 12 मई को दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं और पार्टी संगठन स्तर पर भी हलचल तेज हो गई है। पार्टी ने जेपी नड्डा को असम का पर्यवेक्षक नियुक्त किया, जबकि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को सह पर्यवेक्षक बनाया है। इनकी मुख्य भूमिका राज्य में संगठनात्मक समन्वय और आगामी राजनीतिक निर्णयों की देखरेख करना होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि बंगाल में बीजेपी ने 207 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि सत्तारूढ़ टीएमसी 80 सीटों पर सिमट गई है। तो वहीं असम में एनडीए ने 102 सीटें जीती और कांग्रेस 19 सीटों पर सिमट गई। अब सबकी नजरें 9 और 12 मई पर टिकी हुई हैं। पश्चिम बंगाल और असम में मिली जीत पर बीजेपी जश्न मना रही है, तो विपक्ष ने इस जीत पर ही कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी का मुद्दा उठाया है और इन नतीजों को वोट चोरी से जोड़कर बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी चुनाव नतीजों को लेकर शुरू हुए विवाद में सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग कर दी है। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, खास तौर पर पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों को लेकर। यहाँ पर बीजेपी उस वक्त सत्ता में आई जब उम्मीद टीएमसी के आने की थी, वहीं अब इस पर बवाल शुरू हो गया है। विपक्ष नतीजों को बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से आए हुए नतीजे बता रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी ने नतीजों को नकारते हुए सीएम पद से इस्तीफा देने से ही इंकार कर दिया, वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी बीजेपी पर अपने हमले तेज कर दिए। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं, कभी पूरी सरकार। लोकसभा के 240 बीजेपी सांसदों में से मोटे तौर पर हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। पहचानना मुश्किल नहीं, क्या उन्हें बीजेपी की भाषा में घुसपैठिए कहें। और हरियाणा, वहां तो पूरी सरकार ही घुसपैठिया है, जो संस्थाएं अपनी जेब में रखते हैं, जो मतदाता सूचियों और चुनावी प्रक्रिया को तोड़ मरोड़ देते हैं, वो खुद रिमोट कंट्रोल्ड हैं और उन्हें असली डर सच्चाई का है।
राहुल ने साफ कहा कि अगर निष्पक्ष चुनाव हो जाएं तो देश में बीजेपी को 140 सीट भी ना मिले। इस मामले को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तो सीधे सुप्रीम कोर्ट से तत्काल संज्ञान लेने की मांग कर दी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, हमारी मांग है सुप्रीम कोर्ट से तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। वहीं वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी इस मामले में सीधे पीएम मोदी को घेरते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री चाहते ही नहीं कि इस देश में विपक्ष रहे। चुनाव नतीजे आने के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि इसमें बीजेपी की जीत से विपक्ष एकजुटता की तरफ निकल पड़ा है, जो आने वाले समय में बीजेपी के लिए घातक साबित हो सकता है। चुनाव में धांधली के आरोप लग रहे हैं। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार विपक्ष के निशाने पर हैं। वैसे तो उनकी नियुक्ति ही विवादित रही है और अब मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी जबरदस्त बहस दिखाई दी। याचिका में नियुक्ति कमेटी से सीजीआई को हटाने के फैसले को चुनौती दी गई है। तो क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में इस बहस के दौरान, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। याचिका में मोदी सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें नियुक्ति पैनल से सीजीआई को हटाकर कैबिनेट मंत्री को जगह दी गई है। इसे लेकर याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश वकील विजय हंसारिया ने कोर्ट में कहा कि 2023 में बनाया गया नया कानून कार्यपालिका को प्राथमिकता देता है, जो अनूप बरनवाल केस में 5 जजों की बेंच की तरफ से सुनाए गए फैसले के खिलाफ है। नियुक्ति में कार्यपालिका को अंतिम फैसला करने का अधिकार देना चुनाव आयोग की स्वतंत्रता के खिलाफ है। जिस तरह न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए जजों की नियुक्ति प्रक्रिया कार्यपालिका के नियंत्रण से बाहर होनी जरूरी है, ठीक उसी तरह चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का तरीका भी कार्यपालिका के नियंत्रण से बाहर होना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग के संचालन और सत्ताधारी दल के बीच हितों का टकराव होता रहता है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस समिति के गठन के दौरान भी इस पर विवाद छिड़ा था। सवाल ये भी उठे थे कि अगर प्रधानमंत्री और उनके मंत्री समिति में बहुमत में होंगे तो समिति की जरूरत ही क्या है। उन्होंने कोर्ट में संविधान सभा समितियों की कुछ बैठकों और कुछ बहसों का भी जिक्र किया और बताया कि कैसे इनमें चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर चिंताएं उठाई गई। इस पर जस्टिस दत्ता ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि चुनाव को मौजूदा सरकार के हाथों से बाहर निकालना होगा, लेकिन क्या संविधान सभा की चर्चा में ऐसा कुछ है कि चयनकर्ताओं को चुनने का अधिकार भी सरकार के हाथों से ले लिया जाना चाहिए। इसके बाद हंसारिया ने कोर्ट में डॉक्टर अंबेडकर के भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने भी मतदाता सूची तैयार करने आदि की देखरेख एक ऐसे निकाय की तरफ से किए जाने की बात कही है जो कार्यपालिका के नियंत्रण से बाहर हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि विचार ये है कि वो प्रधानमंत्री का आदमी नहीं होना चाहिए। एक लंबी बहस के बाद कोर्ट ने इस मामले में अगले दिन भी सुनवाई जारी रखने की बात कही है। अब देखना यह होगा कि दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट फैसला क्या करता है। नियुक्ति पैनल से सीजीआई को हटाने पर विवाद गहराता जा रहा है तो बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच भी टकराव लगातार जारी है। तनाव के चलते अब तक सम्राट सरकार का कैबिनेट विस्तार नहीं हो पाया, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि मंत्रियों के नाम फाइनल हो गए हैं, लिस्ट भी सौंप दी गई है। हालांकि दावा यह किया जा रहा है कि अभी भी मंत्रिमंडल पर पेच फंस सकता है और इसकी वजह है जेडीयू की मांग। तो क्या है वो मांग और क्यों हो रहे हैं ऐसे दावे, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार तो होने जा रहा है। इसके साथ ही कहा जाने लगा कि बिहार में सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या बीजेपी और जेडीयू के बीच सहमति बन गई है या फिर अभी कुछ बड़ा होने वाला है? दरअसल ऐसे दावे तब किए जाने लगे हैं जब खबर आई कि नीतीश के बेटे निशांत कुमार शपथ लेने के लिए यानी सम्राट कैबिनेट में शामिल होने के लिए मान गए हैं। शुरुआत में उन्होंने मंत्री बनने को लेकर साफ रूप से इनकार कर दिया था। वो लंबे समय से सक्रिय राजनीति से दूरी बनाए हुए थे और किसी पद को स्वीकार करने के मूड में नहीं थे, लेकिन अब अचानक खबर आई कि वो 7 मई को शपथ भी लेंगे और इसके लिए उन्होंने अपनी यात्रा को भी आगे बढ़ा दिया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि नीतीश ने बीजेपी को झुका लिया। दावे किए जा रहे हैं कि निशांत को गृह मंत्रालय सौंपा जाएगा। नीतीश अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश ने जो बयान दिया था कि सरकार पर नजर रखूंगा, उस बयान के पीछे के यही मायने थे। साथ ही नीतीश ने ज्यादा मंत्रालय देने की मांग भी रख दी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी नीतीश की मांगों को मानेगी? क्या निशांत को गृह मंत्रालय दिया जाएगा? क्योंकि अगर बीजेपी ने नीतीश की शर्तें नहीं मानी तो जेडीयू बीजेपी को झटका भी दे सकती है।
इसलिए कहा जा रहा है कि बिहार में अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है। सबकी नजरें शपथ ग्रहण समारोह पर टिकी हुई हैं। और अब बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे अखिलेश यादव के बीजेपी पर हमले की। उत्तर प्रदेश में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर सियासी दलों के बीच अभी से गहमागहमी देखी जा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। इसी कड़ी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों को लेकर सरकार की घेराबंदी की है। तो क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। 2027 यूपी चुनाव से पहले ही राज्य की सियासत में तहलका मच गया है। हमेशा की तरह एक बार फिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा। कई मुद्दों को लेकर अखिलेश ने मोदी सरकार की पोल खोल दी। इस बार पीडीए भारतीय जनता पार्टी को पूरा का पूरा हटा देगा और हमेशा के लिए हटा देगा। अखिलेश यादव ने यूपी के उपचुनाव में कुंदरकी, मिल्कीपुर और अन्य सीटों पर भाजपा की ओर से वोटों की डकैती का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मजबूरी का फायदा उठाकर ये काम करवा रहे हैं और वो लोग ये भूल गए हैं कि पीडीए सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में है और धीरे धीरे पूरे देश के लोग जाग रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि 5% का भांडाफोड़ 95% ना करने लगे। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने 2022 चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा, मैंने राष्ट्रीय सम्मेलन में आरोप लगाया इलेक्शन कमीशन पर कि समाजवादी पार्टी के खासकर मुस्लिम और यादव वोट को और उनके बूथों को चिन्हित कर करके इन्होंने वोट डिलीट कराए या वोटों को शिफ्ट कर दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारा वोटर जब गया तो उसका वोट नहीं था या उसका डिलीटेड में शामिल था। तो मैंने आरोप ये लगाया था कि यादव और मुस्लिम के वोट इन्होंने काटे। उस पर इलेक्शन कमीशन ने मुझे नोटिस दिया था और जब नोटिस उन्होंने दिया तो हमने एफिडेविट कई हजार के लगा करके इलेक्शन कमीशन को दिए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक पर भी कार्रवाई नहीं करी। जैसे आप जानते हैं कि हाल ही में महिला आरक्षण कानून से जुड़ा बिल संसद में गिर गया, जिसे लेकर विपक्ष की एकजुटता के चर्चे तेज हो गए। तो वहीं बीजेपी ने विपक्ष पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। इन आरोपों पर तंज कसते हुए अखिलेश ने कहा, और जो लोग वोट की लूट कर सकते हैं वो आरक्षण की भी लूट करेंगे। जो वोट लूट रहे हैं वो इसलिए लूटेंगे, आरक्षण लूटना है उन्हें। वोट क्यों लूटना है? सरकार क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि आरक्षण लूटना है। आप में से किसको नहीं पता कि महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है? कोई हमें बता दे, कोई एक पत्रकार यहां खड़ा होकर के बता दे कि महिला आरक्षण पास नहीं हुआ है। कोई हमें बता दे, जितनी हमारी बहनें खड़ी वो बता दें कि महिला आरक्षण नहीं पास हुआ है। पास हो गया आरक्षण का बिल। जो हमारा पक्ष है वो तो माने। ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आरक्षण लूटना चाहते हैं लोग। ये जिस तरीके से वोट लूट रहे हैं, ये आरक्षण भी लूट रहे हैं। उन्हें महिलाओं को कोई हक सम्मान नहीं देना है। अखिलेश के हमलों के बाद बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। अब देखना ये होगा कि उनके आरोपों पर बीजेपी क्या कुछ सफाई देती नजर आती है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।